हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हाँ, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम टाइम में फिर आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज फिर मैं उस प्रीवियस क्लास के थोड़ा आगे का पोर्शन लूँगा। खासकर सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं आज एक्सप्लेन करने का काम करूँगा। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे इस टॉपिक से। और हम कोशिश करेंगे, बेसिकली मैंने कल जो हमारी क्लास थी लास्ट, मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध के स्टार्टिंग का जो ड्यूरेशन है वहाँ से फिर मैंने हमारी क्लास समाप्त की। तो आज फिर आगे आते हैं, आगे क्या हुआ था पानीपत के वॉर में और क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ डिटेल आप सामने है। तो सबसे पहले आप देखिए, बाबर, हमने बात की थी, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक है बाबर। और बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है। आप भी एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखें। खासकर मैंने कुछ शॉर्ट कोशिश की है कि हाँ, शॉर्ट वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड और मटेरियल को आपको क्या करना है, आपको स्टडी करनी है। टाइम कम है तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वे है, रास्ता, वो मैं आपको दे सकूँ। तो बात करें हैं बाबर की। 1526 से 1530, 1526 से 1530 का समय है बाबर के अंदर। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भारत के अंदर ये टाइम इनका माना गया। अब एक वर्ड आता है कलंदर। कलंदर जो वर्ड है बेसिकली बाबर के लिए यूज़ हुआ है। और कलंदर क्यों इनको कलंदर बोला गया है, तो कलंदर के लिए क्या है, जाहिर सी बात है, कलंदर जो इनके लिए यूज़ हुआ वर्ड, कलंदर किसको बोला गया है, इनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में क्या किया गया था, धन का वितरण करने के कारण इनको कलंदर कहा गया। तो कलंदर किसकी उपाधि है, बाबर की उपाधि है। याद रखना, छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कलंदर किस मुगल बादशाह को बोला गया, तो बाबर को बोला गया, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद इनके एक और नाम से भी जाना गया, इनको जीवनी लेखकों का राजकुमार बताया गया है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी बाबर को ही बोला गया है। राइट, क्यों? क्योंकि बाबर एक लंबे समय तक क्या है, काबुल, कंधार, मध्य एशिया, समरकंद, इनके बीच में क्या है, जो है राज्यविहीन होकर घूमे थे। तो आजीविका ढूंढने वाला सैनिक हो गया। जीवनी लेखकों का राजकुमार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। बाबरनामा, याद रखना सभी, बाबरनामा जो बुक है बाबर के द्वारा लिखी गई। बेसिकली ये बुक तुर्की भाषा में लिखी गई, चंगताई तुर्की भाषा में। चंगताई तुर्की भाषा में क्या है, इस बुक को लिखा गया। तो ये आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब कल हम बात कर ली थी कि 1519 से बाबर ने भारत पर क्या है, जो है अपने आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह भी मैंने आपको बता दी थी, सबसे बड़ी वजह थी पंजाब। पंजाब पर सिकंदर लोदी का अधिकार था। दौलत खान लोदी का जो है अधिकार था पंजाब पर। और यहीं पर दौलत खान लोदी चाहता था, क्या चाहता था कि जो है इब्राहिम लोदी को हटाकर क्या करे, दिल्ली का जो शासन है वो उसके पास में आए। अपने भतीजे से शासन को छीनना चाहता था दौलत खान लोदी। और आलम खान लोदी, वो भी इब्राहिम लोदी के चाचा थे, उनके द्वारा भी यही काम किया गया। उनके द्वारा भी बाबर को बार बार आमंत्रित किया गया कि क्या करे, वो दिल्ली आगरा पर आक्रमण करे। और जाहिर सी बात है, वो बाबर का मूल्यांकन एक लुटेरे के तौर पर कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि बाबर आएगा, दिल्ली पर आक्रमण करेगा, दिल्ली जो सल्तनत है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगी, और उसके बाद में क्या है, वो वापस जो है अफ़गानिस्तान चला जाएगा या मध्य एशिया चला जाएगा, और बाद में हम लोग उसके ऊपर अधिकार कर लेंगे। तो इसी पॉलिसी को मानकर वो क्या कर रहे थे, बाबर को आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन वो बाबर की मंशा नहीं पढ़ पा रहे थे कि वास्तव में बाबर के दिमाग में क्या चल रहा था। आगे हम देख सकते हैं कि 1519 का वर्ष है, 1519, 1519 से बाबर ने स्टार्ट किया। सबसे पहले कल भी मैंने बात की थी कि बाजोर और भैरा, पंजाब के अंदर है ये दोनों प्लेस, बाजोर और भैरा, यहीं पर बाबर के द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया और इस युद्ध में बाबर विजय। यही वो प्लेस है, यही वो युद्ध है जिसमें सबसे पहले बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद बाबर फिर वापस हटे, फिर वापस पाकिस्तान चला गया।
उसके बाद 1520 में फिर पेशावर लाहौर पर आक्रमण हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने लगभग 4 आक्रमण किए थे, और 4 आक्रमण करने के बाद पंजाब, बाजोर, बेहरा, लाहौर, पंजाब, इनको जीतने के बाद 5वां जो युद्ध हुआ वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से 1524 के बाद में बाबर ने पूरी तरीके से क्या है, ये अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, किस पर, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो है समय आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अब पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले हम देखते हैं कि ये जो समय है 21 अप्रैल 1500, कहाँ पानीपत का मैदान कहाँ स्थित है? पानीपत का मैदान हरियाणा में स्थित है। यहीं पर बाबर क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर एक तरफ है, दूसरी तरफ है अफगान इब्राहिम लोदी, इनके बीच में यह युद्ध हुआ। और भी बहुत सारी इस जो है युद्ध के बारे में जानकारी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है पानीपत। पानीपत में बेसिकली 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो और हर युद्धों का एक निर्णायक मोड़ रहा है। इसी तरीके से पानीपत का प्रथम युद्ध भी क्या करेगा, एक नया एरा स्टार्ट करेगा, एक नया, हम जिसको बोलते हैं, एक नए वंश की स्थापना होगी। पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर जीतेगा तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाएगी। तो युद्ध, अब इस युद्ध के अंदर देखो कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस युद्ध के अंदर, लेकिन शॉर्ट वे में देखें तो इस युद्ध में बाबर के द्वारा एक विधि का यूज किया था। पहली विधि थी तुलुगमा। तुलुगमा युद्ध पद्धति, ये बेसिकली बाबर के द्वारा उज्बेकों से सीखा गया था। तो हमने देखा था मध्य एशिया में सेबानी खान था जिसने बाबर को पराजित किया था। तो ये उज्बेकों की एक युद्ध की पद्धति थी तुलुगमा युद्ध पद्धति, जिसमें क्या है, सेना के दाएं और बाएं भाग, जो बड़ी आर्मी, जो मैन आर्मी जो लड़ने वाली थी, उसके दाएं और बाएं भाग की तरफ क्या होती थी, ये एक रिजर्व आर्मी रहती थी। और युद्ध प्रारंभ होने पर क्या है, घूम कर चक्कर काट कर क्या करती थी, शत्रु को पीछे से क्या करती थी, उसके ऊपर आक्रमण करती थी, जिससे शत्रु का मनोबल गिर जाता था और युद्ध में आसानी से क्या कर लेते थे, जीत प्राप्त कर लेते थे। तो इस तरीके से इस तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था बाबर ने इस युद्ध में। युद्ध के समय चक्कर काटकर शत्रु पर आक्रमण होता था। बाबर के पास कम से कम 12,000 सैनिक बताए जाते हैं, लेकिन वास्तव में सैनिक ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि 4 युद्ध बाबर जीत चुका था। बाबर के पास अच्छे खासे रिसोर्सेस, सैनिक सारी थे, तो जाहिर सी बात है ये संख्या अधिक रही होगी। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 हाथियों की सेना थी। इब्राहिम लोदी के पास क्या है, पुराने समय के जो हथियार शस्त्र थे उनका ये इस्तेमाल करेगा युद्ध में। और बाबर उस समय की आधुनिक युद्ध पद्धतियों, खासकर तोपें, बंदूकें, तुलुगमा पद्धति, रूमी पद्धति जैसी लड़ाई की अत्याधुनिक पद्धतियों का इस्तेमाल इस युद्ध में करेगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत भी साथ में, और युद्ध के अंदर वो भी इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, अब दूसरी है रूमी विधि। रूमी विधि का भी बाबर ने इसमें यूज़ किया था। ये तोपों को एक स्पेशल तरह की क्या है, जो है स्थिति के अकॉर्डिंग क्या है, उनको सेट किया जाता था। इसी विधि को रूमी विधि माना जाता था। चलने वाली गाड़ियाँ, बैलगाड़ियों के ऊपर तोपों को अच्छे से सुसज्जित किया जाता था, और शत्रु पक्ष के ऊपर आक्रमण के अनुसार, क्यों, तोप काफ़ी भारी होती है तो उसको आगे पीछे किया जा सकता था, जिससे शत्रुओं को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और आवश्यकता पड़ने पर क्या है, तोपों की स्थिति को भी परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब उनकी रेंज भी चेंज की जा सकती है। तो इस तरह की विधि बाबर के द्वारा इस युद्ध में अपनाई गई थी। तो आगे बात करें, इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इस तरीके दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान हैं जो लड़ाई की मैदान के अंदर ही लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और वहीं पर बाबर के द्वारा क्या किया गया था, इब्राहिम लोदी को दफन कर दिया गया था, दफनाने की प्रक्रिया कर दी गई। इस तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हो गई, और यहीं से भारत पर क्या है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। ये पहला युद्ध है जिसे भारत के अंदर बाबर क्या है, अब तक जितने भी भारत की जो अन्य शक्तियां थी वो भी यही मान रही थी कि
बाबर क्या करेगा, युद्ध करेगा और जो भी है संसाधन यहाँ से लूट-पाट करके काबुल कंधार चला जाएगा। अगर देखें यहीं से तो इसी समय क्या है, हुमायूँ के द्वारा कोहिनूर का हीरा बाबर को दिया गया था, लेकिन बाबर के द्वारा इस हीरे को वापस से किसको दे दिया गया था, हुमायूँ को सौंप दिया गया। तो यहाँ पर कोहिनूर के हीरे का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला, इस समय अब जब ये युद्ध हुआ, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के द्वारा दिल्ली, आगरा के क्षेत्र को अधिकार कर लिया गया। युद्ध जीतने के बाद बहुत सी ऐसी जानकारी है पानीपत के युद्ध से जुड़ी हुई है कि यहीं पानीपत में वो बाबर के द्वारा पहली मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। पानीपत की मस्जिद आज भी बनी हुई है। उसके बाद बाबर जो है कुतुबुद्दीन काकी की दरगाह पर जाता है। कुतुब मीनार जिनकी याद में बनाया गया था वहाँ पर जाता है, और कुछ सूफ़ी संत हैं उनकी दरगाह पर जाता है, और इस तरीके से क्या है वो अपनी जीत का क्या है इनके आशीर्वाद के थ्रू कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से बाबर के द्वारा क्या किया जाता है, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और बाबर के अगर बारे में बड़ा क्वेश्चन आता है तो बाबर के इन युद्धों का वर्णन हमें विस्तृत रूप में करना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्ट वे में इसको समझाया, इसमें और भी बहुत सारी जानकारी आप अपने तरफ से इंक्लूड करके इसको और भी विस्तृत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो दूसरा युद्ध, अब उस समय उत्तर भारत के अंदर जब इब्राहिम लोदी पराजित हो गया तो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति उस समय थी मेवाड़, और मेवाड़ का इस समय नेतृत्व कर रहे थे मेवाड़ के यशस्वी शक्तिशाली शासक महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा सांगा के द्वारा उस समय 100 युद्ध लड़े गए थे। 100 युद्ध के 80 घाव उनके शरीर पर थे। एक हाथ, एक पाँव, एक आँख जैसे अंग उनके शरीर पर क्या है युद्धों के वारों से क्या है ये जो अंग थे वो उनके नहीं थे। और अगर देखा जाए तो युद्ध के अंदर उन्होंने अनुभव भी बहुत अधिक था। उनके द्वारा उस समय उत्तर भारत की जितनी भी बड़ी शक्तियाँ थी उन सबको पराजित किया गया था। खासकर इब्राहिम लोदी को भी 2 बार महाराणा सांगा के द्वारा पराजित किया गया था। तो इस तरीके से उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे, महाराणा सांगा थे। और महाराणा सांगा को भी ये चीज़ पता थी कि अब अच्छा अवसर है कि फिर से दिल्ली, आगरा और उत्तर भारत के ऊपर फिर से वापस राजपूत शक्ति की पताका फहराई जा सकती है। और इसी को मानकर राणा सांगा अपने बाबर से युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर देते। दूसरी तरफ बाबर भी अपने राणा सांगा के लिए क्या है युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर देते, क्योंकि बाबर अच्छी तरीके से जानते थे कि इब्राहिम लोदी है जो एक कम अनुभवी व्यक्ति था, जबकि महाराणा सांगा एक बहुत बड़ा अनुभव है उनका युद्धों को लड़ने का। तो असली जो है बाबर की परीक्षा राणा सांगा के सामने ही होगी। और इसी को मानकर बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि राणा सांगा एक विशाल सेना लेकर कहाँ, अब बाबर के द्वारा क्या किया गया था, भरतपुर, अलवर जो है मेवात का जो क्षेत्र है उसके ऊपर अधिकार कर लिया गया था। तो राणा सांगा के द्वारा बाबर के ऊपर ये आक्षेप लगाया गया कि आपने मेरी जो राज्य हैं उनको आपने अधिकार कर लिया है। तो इसी के बिहाव पर क्या कर लेते हैं, महाराणा सांगा एक विशाल सेना लेकर बाबर की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। और इसी समय दिल्ली से पहले भरतपुर के पास बयाना नामक प्लेस आता है। बयाना के जो दुर्ग है यहीं पर बाबर के द्वारा अपने सेना नायक मेहंदी ख्वाजा को अपॉइंट किया जाता है, वहीं पर नियुक्त किया जाता है। तो राणा सांगा अपनी सेना की मदद से आगे बढ़ते हैं और बयाना के दुर्ग पर मेहंदी ख्वाजा को पराजित कर दिया जाता है। मुगल सैनिक पराजित होते हैं और अपनी जान बचाकर क्या है बाबर के पास पहुंच जाते हैं। और ये वर्णन किया जाता है कि युद्ध का कि किस तरीके से उनको पराजित किया, कितनी बुरी तरीके से उनको पराजित किया। इस तरीके से बाबर की सेना का मनोबल कमज़ोर हो जाता है और बाबर ये अच्छी तरीके से जानता है कि कमज़ोर मनोबल से क्या है नहीं लड़ सकता। इसी समय एक बोलते हैं कि इसी समय एक ज्योतिषी के द्वारा भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि बाबर जिस तरफ से लड़ेंगे उस तरफ से हार होगी। तो ये भी बाबर के लिए चैलेंज था। इन विकट परिस्थितियों में बाबर ने अपने सभी सैनिकों को एकत्रित किया। शराब जो पीते थे वो बर्तन तोड़े गए, बताया कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। दूसरा, बाबर ने जिहाद घोषित किया, इसको एक धर्म युद्ध घोषित किया और गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने कि
ये एक धर्म युद्ध है और इस तरीके से क्या है तो उन्होंने इस तरीके से इसको एक धर्म युद्ध के रूप में क्या है इसको परिवर्तित किया। तो यहाँ से फिर आगे और बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो और इस तरीके से क्या हुआ, दोनों ही सेनाएं कहाँ, खानवा के मैदान में आमने सामने हो गई। बाबर ने फिर से वही मेथड अपनाए, फिर से वही विधियां अपनाई जो उसने पानीपत के युद्ध में अपनाई। और राणा सांगा की सेनाएं क्या थी, एक काफ़ी सारे सरदार, राजपूत सरदारों की एक संयुक्त सेना थी और उनके पास भी वही हथियार थे जो इब्राहिम लोदी के पास पुरातन हथियार थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये 16 मार्च 1527 का दिन है। इसी दिन राणा सांगा और बाबर की सेनाएं आमने सामने हो गई। और 16 मार्च 1527 कौन सा प्रसिद्ध हुआ, 16 मार्च 1527 में युद्ध हुआ खानवा का। तो याद रखना आप अच्छे से, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। इस युद्ध को जिहाद गाजी शब्द इसी शब्द से जुड़े हैं। खानवा वर्तमान भरतपुर का एक गांव है, वो अभी वर्तमान समय में भरतपुर जिले में स्थित है। बयाना का युद्ध मेहदी ख्वाजा यहाँ का हेड था, जो एक मुगल सेना नायक था, उसको बुरी तरीके से पराजित किया था राणा सांगा के द्वारा। एल श्रीवास्तव ने जो दोनों सेना का जो अनुपात बताया वो 1:2 बताया, यानी बाबर की सेना का 1 है और राणा की 2 अनुपात, यानी मुगल सेनाएं थी किसके पास, महाराणा सांगा के पास। महाराणा सांगा के कुछ प्रमुख जो है सेना नायक, उसमें रायसीन का सलादी तंवर, हसन खां मेवाती, मेवात क्षेत्र का, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ये भी क्या था, इस युद्ध में शामिल था। को राणा सांगा ने दिल्ली का शासक स्वीकार किया कि हाँ, अगर दिल्ली जीतेंगे, आपके सहयोग से अगर हमने दिल्ली जीता तो हम दिल्ली का क्या बनाएंगे, आपको सुल्तान बनाएंगे, शासक बनाएंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया। परंतु क्या हुआ, युद्ध का परिणाम 20 घंटों तक ये युद्ध चला और युद्ध के बीच के अंदर महाराणा सांगा घायल हो गए। और जैसे ही महाराणा सांगा घायल हुए, उसी समय इनके प्रसिद्ध सरदार झाला सरदार अज्जा के द्वारा महाराणा सांगा का छत्र धारण किया गया, ताकि जो सेना है, सेना का मनोबल नहीं टूटे और सेना अपने जोश खरों से लड़ती रहे। और इसी समय हम देखते हैं राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो युद्ध के मैदान से उन्हें बाहर लिया जाता है, तोपों का इस्तेमाल किया जाता है, बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, तुगलमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तोपों के सामने जो राजपूत सेना के जो हाथी हैं वो मुड़ जाते हैं और अपनी ही सेनाओं को नुकसान करना स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं इस युद्ध के बारे में कि जब तोपों को नियंत्रित नहीं कर पाए तो लास्ट में राजपूत सैनिक यहाँ तक इतने आक्रामक हो गए कि उन्होंने बोला हमारी जान जाए तो जाए, उन्होंने अपने सर तोपों में तक डाल दिए थे। ये इस युद्ध की जो है हम देखते हैं, इस युद्ध के अंदर 20 घंटे चला ये युद्ध और युद्ध के बाद 20 घंटे के बाद महाराणा सांगा की पराजय हो गई, बाबर की विजय हो गई। ये युद्ध पानीपत के युद्ध से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस युद्ध के अंदर एक अनुभवी शक्तिशाली संघ को पराजित किया था बाबर ने और यहीं से भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का स्थायित्व बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आगे जाकर अगर देखें तो इस युद्ध के बाद जो तीसरा बड़ा युद्ध है बाबर का, तो वो युद्ध है चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का जो मामला है, चंदेरी बुंदेलखंड और मालवा के बीच का प्लेस है और इस क्षेत्र को देने का काम यहाँ के सरदार मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में थे, महाराणा सांगा के अधीनस्थ थे और मेदिनी राय को जो है चंदेरी देने का काम भी किसका था, महाराणा सांगा का था। तो मेदिनी राय काफ़ी प्रसिद्ध थे, मालवा के अंदर निर्णायक भूमिका में थे। मालवा के अंदर आप देख सकते हैं कि सुल्तान बनाने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाद में मतभेद हो गए और महाराणा सांगा की शरण में आ गए और महाराणा सांगा के द्वारा मेदिनी राय को क्या है, चंदेरी प्रदान की गई थी। खानवा के युद्ध के बाद अब मेदिनी राय क्या है, चंदेरी के शासक हैं और बड़े सामरिक स्थिति है कि बुंदेलखंड और मालवा के बीच का जो मार्ग है, प्रमुख जो मार्ग है, वो उस पर स्थित है चंदेरी, तो सामरिक महत्व है। और बाबर किसी भी स्थिति में दिल्ली के नज़दीक एक
शक्तिशाली चतुर सरदार, राजपूत सरदार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने लिए खतरा मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया, जो है बाबर ने मेदिनी राय को बोला कि मैं आपको शमशाबाद आपको देता हूँ, आप मुझे चंदेरी दे दीजिए, आप मुझे चंदेरी दे दीजिए। मेदिनी राय ने बोला किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेदिनी राय को अच्छे से पता था कि आज नहीं तो कल तो मुझे युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और चतुर सरदार थे तो अच्छे से समझ गए बाबर की मंशा क्या। तो ऐसी स्थिति में मेदिनी राय ने युद्ध को चुना, और यही वजह है कि 19 जनवरी 1528 बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ। युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, जहां स्त्रियों के द्वारा जौहर संपन्न किया गया, राजपूतों के द्वारा केसरिया किया गया। इस तरीके से चंदेरी पर क्या हो गया, अधिकार हो गया बाबर का। तो ये बाबर के द्वारा तीसरा युद्ध है। इसके बाद में अगर आप देखा जाए तो अंतिम युद्ध बाबर का कौन सा है, हाँ, हम घाघरा का युद्ध, अंतिम युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध गंगा की सहायक नदी है। 6 मई 1529। युद्ध में कौन है, अफगान संघ है, बाबर है। और अफगान संघ में कौन शामिल है, शेरशाह सूरी बंगाल के शासक हैं। महमूद लोदी, अभी हमने देखा था, महमूद लोदी खानवा के युद्ध में भी थे। कौन है महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी के भाई। तो फिर से क्या है, अफगान शक्ति फिर से क्या करना चाहती है, दिल्ली आगरा इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा और ये युद्ध हुआ। ये युद्ध नदी, पानी और स्थल दोनों के बीच में लड़ा। तो ये ऐसा युद्ध है जो पानी और स्थल दोनों में लड़ा गया। घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध। इस युद्ध के अंदर हम बोल सकते हैं, इस युद्ध के अंदर बाबर की विजय या अफगान की विजय। इस युद्ध के बाद संधियों का दौर हम देखते हैं कि बाबर के द्वारा अफगान संघ से संधि कर ली गई। बंगाल का राज्य नुसरत शाह को ही दे दिया गया, और उनसे क्या संधि कर ली गई कि वो मुगल प्रांत में या मुगलों के विरुद्ध जो भी हैं उनकी सहायता नहीं करेंगे। दूसरा, शेरशाह सूरी को भी क्या कर दिया गया था, बंगाल का जो, बिहार का जो प्लेस है वहाँ इनको रहने दिया गया था। महमूद लोदी बाद के अंदर क्या है, पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लेते। तो ये युद्ध था 6 मई 1529 का, घाघरा का युद्ध, बाबर का अंतिम युद्ध भारत के अंदर। आगे जाकर देखते हैं हम कि बाबर बीमार पड़ जाते हैं, और 26 दिसंबर 1530 को इनकी क्या हो जाती है, बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी दंत कथाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हुमायूं को क्या है, किसी आत्मा ने जकड़ लिया था और बाद में उसके द्वारा किसी प्रिय वस्तु की मांग की गई, तो बाबर के द्वारा क्या किया गया, अपने प्राण जो दे दिए, और इस तरीके से हुमायूं बच गए और बाबर मृत्यु। एक ये कहानी भी, बहुत सी दंत कथाएं थी जिनको डॉक्टर SR शर्मा ने स्टोरी ऑफ बाबर्स डेथ जो अपनी पुस्तक, उसके अंदर इन सब दंत कथाओं का खंडन किया। किताब है हुमायूं नामा। ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा किन की किताब है, लिखी किसके द्वारा लिखी गई है। हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। इनके द्वारा इस किताब में ये वर्णन किया गया है, उन्होंने ये बात की है कि बाबर की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा बाबर को विष दिया जाना, ये उल्लेख इन्होंने किया है हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम के द्वारा। अब बाद में स्टार्टिंग के अंदर बाबर को कहा है आराम बाग नामक प्लेस पर दफना दिया गया, और बाद के अंदर जब शेरशाह का शासन था तो बीबी मुबारक यूसुफ जाई, बाबर की पत्नी, जिनके द्वारा क्या किया गया, इनकी अस्थि अवशेषों को लिया गया और काबुल में दफना दिया गया। तो आज भी बाबर की जो कब्र है वो काबुल में स्थित है। बहुत सारी और भी बहुत सारी जानकारी है इन युद्धों से जुड़ी हुई, जिनको आपको क्या करना है और इसको
जो है विस्तार रूप बड़े क्वेश्चन हो तो उसके रूप अकॉर्डिंग करना। ये मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की आपको बाबर के बारे में। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से इन युद्धों को सम्मिलित करते हुए बाबर के बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न अगर प्रथम यूनिट में देखा जाए, फर्स्ट यूनिट में देखा जाए, तो दूसरा बड़ा क्वेश्चन बनता है हुमायूं के ऊपर। तो मैं हुमायूं के बारे में जो हुमायूं के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हुमायूं किस तरीके से सामना करेगा, वो सारा का सारा अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक हुमायूं में देखते हैं। हुमायूं हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 के अंदर हुआ है। हुमायूं हुमायूं का जन्म जन्म 6 मार्च 1508 काबुल के किले में हुआ है। हुमायूं का जन्म। हुमायूं की माता का नाम महाम सुल्ताना है। हुमायूं की माता का नाम महाम सुल्ताना है। हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यवान होता है। हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यवान। मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद है। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद है। अब हुमायूं के बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार है स्टैनले लेनपूल। स्टैनले लेनपूल का ये कोटेशन बड़ा प्रसिद्ध है हिस्ट्री के अंदर। हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते संसार से विदा हो गया। ये बड़ा फेमस कोटेशन है स्टैनले लेनपूल। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये भी प्रश्न आ सकता है ये कोटेशन किस विद्वान का है और किसके लिए है, स्टैनले लेनपूल का है। और देखा जाए तो ऐसा ही है कि इसी तरीके से डगमगाते डगमगाते ही वो शासक बना और फिर हम देखते हैं शेरगढ़ पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसी तरीके से लुढ़कते लुढ़कते ही क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो इनका ये कोटेशन बहुत हद तक बिल्कुल सही भी है। आगे हुमायूं की अगर हम देखें कि इनकी शुरुआती कठिनाइयों, आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती है परीक्षा में। हुमायूं की शुरुआती कठिनाइयाँ तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के हुमायूं क्या क्या प्रयास करते हैं, किस तरीके से जो है हुमायूं का संघर्ष रहता है और किस तरीके से फिर से वापस दिल्ली पर क्या कर लेते हैं, 15 साल बाद वापस क्या करते हैं, शासन स्थापित करते हैं। तो ये जो है प्रश्न बन सकता है हुमायूं के ऊपर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, हुमायूं हुमायूं की कठिनाइयां अगर देखें बारी बारी से, मैं वैसे तो बहुत सारी कठिनाइयां थी इनके पास, लेकिन कुछ प्रमुख कठिनाइयां जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अगर बात करें हुमायूं के शुरुआत की कठिनाइयों में, तो हुमायूं का कठिनाइयां उनके पिता की विरासत से उनको प्रदान हुई। पिता की विरासत से उनको प्रदान हुई कठिनाइयां, जैसे जैसे साम्राज्य का विभाजन। अब के पिता ने ही इनको दिया था कि भाई मेरा जो साम्राज्य है उसके टुकड़े कर देना और सभी बराबर भाइयों में बांट देना। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब इन्होंने साम्राज्य बांट दिया तो इनके भाइयों ने जो हिस्सा लिया उन्होंने कभी भी हुमायूं की मदद नहीं की। तो इस तरीके से साम्राज्य का विखंडन हो गया। विखंडन हो गया तो हुमायूं कमजोर हो गए। दूसरा, उसके सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, जो क्योंकि बाबर पूरी तरीके से अफगानों को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। अभी भी अफगान संघ शक्तिशाली था। तो ऐसी स्थिति के अंदर अफगान सबसे बड़ी चुनौती थी बाबर के सामने। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और थी, वो थी उसका खुद का व्यक्तित्व, उसका चरित्र उसके हानिकारक सिद्ध हुआ। एक तो उसकी विवेक रहित सुंदर उदारता, इसकी हुमायूं की। दूसरा, हुमायूं नशीले पदार्थों का आदि, अफीम का अत्यधिक सेवन करता था। तो ये भी क्या था, उनकी बड़ी समस्या थी। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रॉब्लम थी, अगर देखें तो उनके भाई। तो हुमायूं के भाइयों की अगर बात करूं तो किस तरीके से पहली कठिनाइयां भाइयों के रूप में कैसे हैं।
तो उसमें देखें तो हुमायूं और 4 भाई थे। हुमायूं 4 भाई, पहले कामरान, कामरान, दूसरे अस्करी, और तीसरे थे हिंदाल। और चौथे हुमायूं। तो ये 4 भाई थे। तो अब क्या हुआ कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर ने कहा कि जो साम्राज्य है उसका क्या कर लो, आप सभी भाइयों में बांट देना। तो विशाल साम्राज्य बांट दिया गया सब। और क्या मिला कामरान को? क्या मिला? काबुल कंधार। काबुल कंधार का जो क्षेत्र है वो कामरान को मिला। क से क याद रखना आप, काबुल कंधार कामरान। दूसरा अस्करी, अस्करी को क्या मिला? अलवर का क्षेत्र। हिंदाल को क्या मिला? दिल्ली के आसपास का ये क्षेत्र मिला हिंदाल को, जिसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर जैसे क्षेत्र इनको प्राप्त हुए। तो इस तरीके से क्या है, साम्राज्य को बांट दिया गया। साम्राज्य के बंटवारे में कामरान हुमायूं के बराबर थे। कामरान का जो क्षेत्र था वो हुमायूं से थोड़ा सा ही कम था, लेकिन बराबर हिस्सा था कामरान का। कामरान और अस्करी सगे भाई थे। इस तरीके से क्या है, ये 4 भाई 4 भाइयों के अंदर बांट दिया गया। अब दिक्कत ये नहीं थी बंटवारा, दिक्कत ये थी कि जब हुमायूं को सबसे ज्यादा, हुमायूं जब प्रॉब्लम में था, समस्या में था, तब उसके इन भाइयों ने मदद नहीं की। ये कोई दिक्कत नहीं थी कि भाइयों ने मदद नहीं की, ये दिक्कत नहीं थी। मदद, दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि इन भाइयों ने हुमायूं के लिए, जब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में था, तब इसके सामने और समस्याएं बढ़ाई इनकी, और ज्यादा समस्याएं, और ज्यादा चुनौतियां, और समस्याएं बढ़ा दी। यानी दुश्मन तो दुश्मन थे ही थे, भाई भी यहाँ पर क्या हो रखे थे, हुमायूं के दुश्मन हो रखे थे। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या थी हुमायूं की। तो अपने ही यहाँ पर क्या थे, उसके दुश्मन थे। दूसरे थे अफगान। ये तो खुला था कि अफगानों का शासन, मुगलों ने अफगानों के हाथ से दिल्ली सल्तनत का शासन छीना था। तो अफगान फिर से क्या कोशिश में थे कि वापस से क्या हो, दिल्ली पर अधिकार कर सके, अपने साम्राज्य को स्थापित कर सके। तो ये अफगान संघ किसी न किसी सूरत में क्या करता, अभी भी शक्तिशाली था। बिहार, मध्य भारत, बंगाल, ये क्षेत्र पूरा का पूरा अभी भी अफगानों के प्रभाव में था। नेक्स्ट, अब अफगानों के अंदर कुछ अगर सरदारों की बात करूं, तो अफगान सरदार में महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, शेरशाह सूरी, और दूसरा बंगाल का शासक नुसरत शाह। ये शासक थे, ये संघ था, पहले भी ये संघ लड़ा था और अभी भी ये संघ शक्तिशाली था। तो इस तरीके से इस अफगान संघ में, इस अफगान संघ में एक और व्यक्ति भी था, गुजरात का शासक बहादुर शाह। तो इस तरीके से ये गुजरात का शासक बहादुर शाह भी क्या था, इस संघ से मिला हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा संघ था, शक्तिशाली था, और हुमायूं के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। अब तीसरी सबसे बड़ी कठिनाई थी हुमायूं का खुद का व्यक्तित्व। विलियम रासबुक ब्रुक जो विद्वान है, उन्होंने तो बोला है कि हुमायूं की क्या थी, विवेकहीन दयालुता। हुमायूं बहुत से मौकों पर अपने शत्रुओं को छोड़ देता था। जिन्होंने हुमायूं के साथ धोखा किया है, हुमायूं के लिए परेशानियां खड़ी की है, बहुत से अवसरों में हुमायूं ने उनको क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। तो ये हुमायूं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, इसका खुद का व्यक्तित्व भी पड़ा। हुमायूं हम देख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। हम देखते भी, उसने अपने दरबार को भी क्या है, ग्रहों के अकॉर्डिंग क्या कर रखा था, ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग बांट रखा था। ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग वो क्या करता था, अपनी ड्रेसअप करता था। तो इस तरीके से क्या करता था, अत्यधिक विश्वास किसके ऊपर, ज्योतिष शास्त्र पे। दूसरा, अफीम की आदत, यानी खुद भी क्या था, अफीम का क्या था, आदी था।
तो ये भी उसके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी, हुमायूं अच्छा सेना नायक था और उसने क्या है, बहुत सारे युद्ध, खासकर हम पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, इनके अंदर हुमायूं ने शामिल हुआ था और इन युद्धों का उसे बहुत अच्छा अनुभव था। तो ये एक हुमायूं की तीसरी सबसे बड़ी समस्या। चौथी बड़ी समस्या थी उसके द्वारा साम्राज्य का विभाजन, जो मैंने भाइयों के जो टॉपिक में आपको बता दिया था कि ये सबसे बड़ी समस्या थी कि उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात, कामरान को काबुल कंधार, ये प्लेस क्या कर दिए थे उन्होंने, उसको बांट दिया था। तो ये भाइयों ने बाद में क्या है नहीं की, उसकी मदद नहीं की, तो और उल्टा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके, कौन से युद्ध में इन्होंने इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी। नेक्स्ट है कठिनाइयों का दौर, कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास, ये सेकंड इसका टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे से करें। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक हुमायूं आपके कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा शॉर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उनको आपको खुद को, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट में ही संभव हो पाएगा, विस्तृत रूप में क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। तो कठिनाई और एग्ज़ाम का दौर है, तो स्टूडेंट को ज़्यादा और ब्रीफ में मैं ये इनके लिए उचित रहेगा। कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास, ये दूसरा इसकी एक टॉपिक है। तो चुनौतियों को किस तरीके से दूर करने का प्रयास करेगा, तो अब हुमायूं 1531 के बाद में क्या करेगा, एक साल बाद में अपने सभी दुश्मनों को क्या है अच्छे से जो है उनका मूल्यांकन करके अब प्रयास करेगा। इस समय सबसे पहला हुमायूं का जो अभियान है वो कालिंजर के ऊपर हुआ था, कालिंजर पर आक्रमण किया था 1531 के अंदर। इस समय कालिंजर का शासक है प्रताप। क्यों किया आक्रमण का सबसे बड़ा कारण था, कारण ये था कि प्रताप रुद्रदेव समर्थक था, प्रताप रुद्रदेव समर्थक था अफगानों का और उनको समर्थन दे रहा था, समर्थक था अफगानों का। अफगानों का क्या था, समर्थक। और खासकर किसका था, गुजरात के शासक बहादुर शाह का, जो बहादुर शाह हुमायूं को पत्र लिखता था और चुनौतियां देता था और हुमायूं को ये एहसास कराता था कि तुम्हारे पास क्या है, मैंने मेरा साम्राज्य सब मेरे बलबूते पर कायम किया, तुम्हारे पास जो है साम्राज्य वो तुम्हारे पिता का है। ये यानी हुमायूं को क्या है नीचा दिखाने का काम करता था। तो इसी बहादुर शाह का समर्थन कर रहा था प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं एक विशाल सेना लेकर कालिंजर बढ़ते हैं, कालिंजर के दुर्ग का घेरा डालते हैं और क्या है युद्ध के अंदर प्रताप रुद्रदेव युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है, समझौता हो जाता है और इस तरीके से कालिंजर के दुर्ग पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। अब दूसरा, अब चुनौती अफगान संघ के ऊपर थी। यहीं पर हुमायूं के द्वारा किया गया दोहरिया का युद्ध, 1532 की घटना है। दोहरिया चुनार का प्रथम घेरा 1532। इस दोहरिया के युद्ध के अंदर हुमायूं के द्वारा, दोहरिया के युद्ध के अंदर हुमायूं के द्वारा, दोहरिया का युद्ध, इस दोहरिया के युद्ध में दोहरिया युद्ध है, दोहरिया का युद्ध, इसमें इसने अफगान संघ से युद्ध किया था और इस युद्ध के अंदर अफगान संघ और पराजित हुआ। इस शासक थे शेरशाह पहला, महमूद लोदी, नुसरत शाह, बहादुर शाह का भी समर्थन था। परंतु क्या हुआ, दोहरिया के युद्ध में ये सब पराजित हुए और इन्होंने क्या कर दिया, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, नुसरत शाह स्वीकार कर ली, महमूद लोदी ने स्वीकार कर ली और स्वयं को क्या है राजनीति से अलग कर दिया और चुनार का घेरा डाला गया। चुनार का घेरा बिहार के अंदर स्थित है, यहाँ पर 1532 में चुनार के दुर्ग के ऊपर ने घेरा डाला और प्रयास किए कि इसको दुर्ग को जीते, लेकिन बाद में समझौता करके क्या कर दिया, इसने इस दुर्ग को छोड़ दिया। आगे जाकर 1538 में जाकर चुनार के दुर्ग पर क्या होगा, हुमायूं का अधिकार हो गया। तो इस तरीके से इसने हुमायूं ने क्या है इस अफगान संघ को पराजित कर दिया और इनके अपने शत्रुओं के सहयोगियों को भी पराजित कर दिया था। अगला संघर्ष हुआ किसके साथ, बहादुर शाह के साथ, क्योंकि बहादुर शाह क्या कर रहा था, हुमायूं के शत्रुओं को शरण देने का काम कर रहा था।
हुमायूं बार बार बहादुर शाह को क्या है आगाह कर रहा था कि आप क्या करें, जो है मेरे शत्रुओं को शरण नहीं दे, लेकिन बहादुर शाह के द्वारा क्या किया गया था, शरण दी गई थी। तो 1535 से 36 के अंदर हुमायूं एक विशाल सेना लेकर बहादुर शाह की तरफ बढ़ता है। और इस समय बहादुर शाह के द्वारा भी हम देखते हैं क्या किया जाता है, बहादुर शाह के द्वारा मेवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है, मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है। तो गुजरात, मालवा, मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्यों पर क्या हो जाता है, बहादुर शाह का क्या है, प्रभाव, वर्चस्व हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। यही वो घटना है, इसी समय क्या है, मेवाड़ की रानी कर्मावती के द्वारा क्या किया जाता है, कर्णावती के द्वारा हुमायूं को राखी भेजी जाती है, लेकिन हुमायूं बहुत लेट आते हैं। हुमायूं को ये आश्वासन दिया जाता है बहादुर शाह के द्वारा क्या है, कि आप मुझे युद्ध का अवसर दें, मैं मेवाड़ अभियान से फ्री होकर आपके साथ मैं युद्ध करूंगा। अब यहाँ पर युद्ध होता है, आगे जाता है, बहादुर शाह के पास रसद सामग्री और अन्य सामग्रियों का अभाव हो जाता है और ये युद्ध मैदान से छोड़कर भाग जाता है। तो वहाँ से चांपानेर चांपानेर से आगे जाकर क्या है, ये बहादुर शाह आगे चला जाता है और हुमायूं इनका पीछा करता है और चांपानेर तक पर अधिकार कर लेता है। यहीं पर बहादुर शाह का प्रसिद्ध तोपची है रूमी खान, किसकी सेवा में आ जाता है, हुमायूं की सेवा में आ जाता है। और बाद के अभियानों में ये रूमी खान क्या है, हुमायूं के लिए बहुत सारे युद्धों में भाग लेगा। तो इस तरीके से 1535-36 में हुमायूं पहला मुगल शासक है जिसने मालवा पर अधिकार किया, मालवा पर अधिकार। और मालवा पर अधिकार करके यहाँ का जो रखरखाव करने के लिए उसने अपने भाई अस्करी और अपने जो सरदार हैं उनको अपॉइंट करता है, लेकिन वो यहाँ पर ये व्यवस्था कर नहीं पाते और जितनी तेज गति से मालवा प्राप्त हुआ उतनी ही तेज गति से मालवा हुमायूं के हाथ से निकल जाता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था नहीं कर पाते और मालवा वापस से हुमायूं के हाथ से निकल जाता है। आगे जाकर अगर देखा जाए तो बहादुर शाह पुर्तगालियों के पास जाता है और यहीं पर पुर्तगालियों के द्वारा बहादुर शाह को समुद्र के अंदर डुबो दिया जाता है। इस तरीके से स्वतः ही बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के लिए ये रोड़ा साफ हो जाता है, लेकिन बाकी चुनौतियां अभी भी बनी। अब जो हुमायूं के सामने चुनौती है वो चुनौती है शेरशाह की, क्योंकि इस समय महमूद लोदी राजनीति से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। नुसरत शाह की मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र शासक होते हैं, जिसको हटाकर क्या है, शेरशाह स्वयं बंगाल के अंदर शक्तिशाली साम्राज्य बंगाल को अपने राज्य में मिला लेता है। तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है शेरशाह। अब शेरशाह से संघर्ष स्टार्ट होता है। शेरशाह 1537 से 40 के बीच में शेरशाह का संघर्ष, और यही वो संघर्ष और युद्ध है जिसके बाद हुमायूं को जाना पड़ता है, कहाँ से, भारत से। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम्म, हम्म, शेरशाह। हुमायूं का संघर्ष यहाँ स्टार्ट होता है। हुमायूं इस समय काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन इन वर्षों में शेरशाह अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट करता है। शेरशाह बंगाल पर अधिकार करता है। अब ज़रूरी हो गया किसके लिए, अब ज़रूरी हो गया किसके लिए, हुमायूं के लिए, कि वो शेरशाह को नियंत्रित करे। और शेरशाह के द्वारा भी क्या है, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती है कि हुमायूं क्या करे, शेरशाह से युद्ध करने के लिए बंगाल तक आए। तो यहाँ पर शेरशाह के द्वारा कुछ
ऐसी नीति अपनाई जाती है जिसके द्वारा शेरशाह क्या करता है, बंगाल पर अधिकार करता है। शेरशाह बंगाल पर तो हुमायूं आगे बढ़ता है और हुमायूं कहाँ पहुंच जाते हैं? हुमायूं चुनार के किले को घेर लेते हैं। यहाँ हुमायूं की गलती भी है कुछ। इस घेरे में 8 माह का समय लगता है। और इस 8 माह के समय तक शेरशाह पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेता है। तो हुमायूं आगे बढ़ता है और बंगाल पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तो 8 माह के इस घेरे की वजह से पूरी तरीके से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं शेरशाह। और इस नियंत्रण को फिर से वापस अपने अधिकार में करने के लिए हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी गौड़ पर क्या है, हुमायूं अधिकार कर लेते हैं। तो शेरशाह क्या है, चुनार, रोहतासगढ़ बिहार में भी है, रोहतासगढ़ पंजाब में भी है, रोहतासगढ़ के दुर्ग। तो बिहार वाले इस स्थान पर वो क्या करता है, अपना सारा खजाना रख देता है। बंगाल से हट जाता है और मध्य भारत, यूपी, मध्य भारत, बंगाल के जो क्षेत्र हैं इनको जीत लेता है। यानी आप समझ रहे हैं कि हुमायूं बंगाल में है, तो हुमायूं को बंगाल और दिल्ली के बीच के रास्ते के अंदर कौन आ जाते हैं, शेरशाह आ जाते हैं। तो अब इसी समय क्या है, हिंदाल के द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता है शेरशाह के साथ। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, हिंदाल के द्वारा क्या है, हुमायूं के विश्वास पात्र व्यक्ति की हत्या कर कर स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं का अनिवार्य हो जाता है कि वो आए और क्या करें, क्या करें, फिर से वापस क्या हो जाए, आए और फिर से वापस अधिकार करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है शेरशाह के द्वारा इन स्थितियों को निपटने के लिए। और आगे हम देखते हैं कि शेरशाह जो है 2 प्लेस हैं। एक तो है, हमारे सामने आते हैं, पहला जो युद्ध है वो है चौसा का युद्ध। ये चौसा का युद्ध है 27 जून 1539। इस समय चौसा का जो मैदान है ये मैदानी प्लेस, नदी का प्लेस है। गंगा नदी को पार करके हुमायूं क्या है, चौसा के मैदान में उपस्थित होता है और शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। और खासकर ये 27 जून और इस समय बारिश के टाइम ड्यूरेशन है और नदियाँ, पानी, उफान, बारिश, इन स्थिति के अंदर हुमायूं अपनी मुख्य तोपखाने का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और बड़ी मुश्किल से हुमायूं क्या है, गंगा नदी में कूद कर अपने प्राण बचाता है। इस समय एक निजामुद्दीन भिस्ती के द्वारा हुमायूं की जो है प्राण रक्षा की जाती है और बाद में 1 दिन या 2 दिन के लिए हुमायूं के द्वारा उनको बादशाह भी बनाया जाता है। तो इस तरीके से पहला जो शेरशाह और हुमायूं के बीच जो बड़ी टक्कर हुई है 27 जून, इसमें पराजित होते हैं और वहाँ से सीधा आगरा पहुँचते हैं, आगरा पर अधिकार करते हैं, हिंदाल को हटाते हैं और फिर से वापस तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अब हुमायूं के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना है तो शेरशाह को पराजित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में कन्नौज पर अधिकार होता है, शेरशाह कन्नौज, बेलग्राम पर अधिकार होता है और आगे जाकर हुमायूं एक विशाल सेना एकत्रित करता है और 27 मई 1540 को बेलग्राम और कन्नौज के मैदान के अंदर उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर भी शेरशाह के द्वारा यही काम किया जाता है कि वो चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, 3 माह तक अपनी सेना को पड़े और उस स्थान को चूज़ करते हैं जिस स्थान पर एक ऊंचाई हो, और हुमायूं उस स्थान को चूज़ करते हैं जहाँ पर क्या है, जो स्थान गहरे खड्डे में हो। तो ऐसी सिचुएशन, जैसे ही बारिश आती है, तेज़ बारिश के कारण क्या होता है,
उस मैदान में पानी, कीचड़ और ऐसी व्यवस्था हो जाती है। और 17 मई 1540 को जब युद्ध प्रारंभ हुआ, हुमायूं के द्वारा अपने तोपों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया और इन विकट परिस्थितियों के अंदर क्या हो जाता है, हुमायूं की पराजय हो जाती है। और यहाँ से पराजित होने के बाद हुमायूं सीधा पहुंच जाते हैं सिंध, और सिंध, काबुल और कंधार की तरफ अपने भाई जो अस्करी के पास, लेकिन अस्करी उसकी किसी तरह की कोई मदद नहीं करता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इन युद्धों से भारत से निष्कासित हो जाते हैं कौन, हुमायूं। और 1540 से लेकर 1555 तक, यानी लगभग 15 साल क्या करते हैं, हुमायूं अपना निष्कासित जीवन व्यतीत करते हैं। अब 1540 से 1555 का जो इनका निष्कासन है, उसके समय की कुछ घटनाओं को मैं थोड़ा शॉर्ट समझा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से जाने के बाद जो है कोशिश हुमायूं की यही रहती है कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए, शक्ति की जाए, संग्रहित की जाए और फिर से भारत पर अपने साम्राज्य को लिया जाए। 1544 के लगभग ईरान के शासक है शाह तहमास्प, इनके संरक्षण में हुमायूं चले जाते हैं और कंधार में इनसे संधि कर लेते हैं कि कंधार विजित करके क्या कर देंगे, वो जो है शाह को सौंपित कर लेंगे, बदले में शाह उनकी मदद करें। तो शाह मदद भी कर लेते हैं। 1545 में एक सेना और मदद की वजह से हुमायूं अपने भाई अस्करी और कामरान को क्या है, पराजित कर लेते हैं और काबुल और कंधार पर 1545 के अंदर इनका अधिकार हो जाता है। अब आगे अगर हम देखें तो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1545 में, शेरशाह की मृत्यु। आगे चलकर 1553 में शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु होती है। और जैसे ही इस्लाम शाह की मृत्यु होती है, फिर से क्या है, अफगान साम्राज्य टुकड़ों में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हुमायूं के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, और हुमायूं इस स्थिति को भुनाने के लिए क्या करते हैं, फिर से वापस भारत के अंदर जो है भारत की सीमाओं पर आक्रमण करते हैं। और इसी के तहत क्या है, इस समय पंजाब के शासक हैं सिकंदर शाह, और सिकंदर शाह अपने दो सेनानायक तातर खान, हैबत खान को भेजते हैं कहाँ पर, मच्छीवाड़ा। और इसी मच्छीवाड़ा प्लेस पर क्या है, 15 मई 1555 को हुमायूं और इन सेनानायकों के बीच में युद्ध होते हैं। और इस युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में कौन विजित होता है, हुमायूं जीत जाता है। इस तरीके से पंजाब पर अधिकार हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी निर्णायक अधिकार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में दूसरा युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, जिसके अंदर स्वयं सिकंदर शाह जो पंजाब के शासक हैं अफगान, वो लड़ते हैं। और 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है। और इस युद्ध के साथ ही हुमायूं का फिर से दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। लेकिन 15 जनवरी 1556 हुमायूं अपने दीन ए पनाह महल के शेरगढ़ पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हैं और यहीं से उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टैनले लैनपुल का ये कोटेशन बिल्कुल सटीक होता है कि लुढ़कते लुढ़कते ही वो इस दुनिया से आए और लुढ़कते लुढ़कते ही वो इस संसार से चले गए। तो इस तरीके से ये हुमायूं और उनसे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सब जो है एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो तथ्य हैं इनको और भी विस्तृत कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न बन सकता है हुमायूं पर, तो इसको अच्छे से आप तैयार करें। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो। और जो नेक्स्ट जो पोर्शन है, खासकर सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, उसी के भी टॉपिक मैं इसी तरीके से आपके जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से डालूँगा। और भी किसी तरह का सुझाव हो तो ज़रूर मुझे दें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।